भिखमंगे हो गए हैं। नहीं, सही सही। बेगर्स, दे आर बेगर्स। हम्म, ओशो के पास भी ऐसे लोग आ जाते हैं, मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से हम्म, जो आ जाते थे, फिर उनसे कैफेटेरिया में बैठे हैं, मिल गए, आप कहाँ से आए जी, मैं फलाने गांव से आया हूँ, ओ 2 हफ्ते से यहाँ हूँ, लेकिन बड़ी बेचैनी है। मतलब क्या हुआ? ओ मेरी बीमारी है, वो ठीक हो जाए बस। हाँ, अपनी कोई ना कोई। तो अब मैं समझता था कि ये ओशो के लिए आया, ये तो अपनी बीमारी के लिए आया है। तो वो बस दोबारा मिला तो वही बात कि बस ये मेरी बीमारी है, ठीक हो जाए। तो मैं बोला यार तुम किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ। बोले सब कुछ करके देख लिया। कुछ लोग बोले साईं बाबा के वहां जाओ, तो वहां गया, वहां भी 1-2 साल मैंने ना मालूम क्या क्या किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं आया, मैं तो ओशो का चेला, मैं बोला आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, यहाँ बीमारियां ठीक नहीं होती है, अच्छा, यहाँ बीमार ठीक होता है। बीमार ठीक होता है। बीमार को गायब कर देते हैं। हम्म, तो ऐसा है कि लोग बड़े, कोई किसी और से 1000 चक्कर से लोग ओशो के पास आए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर उनमें से कई लोग चले भी जाते हैं कि उनका मकसद कुछ और था, वो चाहते कुछ और थे। मारने के लिए कौन आएगा? जरा हर एक बंदे की जो है ना वो डिफरेंट गोल होते हैं, बिल्कुल। उनकी डिफरेंट ख्वाहिशात हैं। कोई अंदर की ख्वाहिशात लेके जाता है, कोई बाहर की ख्वाहिशात लेके जाता है। और बाहर की ख्वाहिशात तो वही है कि बीवी बच्चे हैं, बीमारियां हो गई, ठीक है, बच्चों का दुख हो गया, काम काज की चिंता हो गई, ठीक है। बिल्कुल। जो अंदर के दुख हैं वो तो अब डिस्क्राइब नहीं, जब आप अपनी अंदर की क्या कहते हैं, जैसे आपने की भी, जो आपने भी ओशो को जो भी बुक्स उनके ऊपर लिखी हैं आपकी अंतर यात्रा के ऊपर, तो वो अब हर किसी को वो, जैसे आप भी कह रहे हो, तो वैसी सोच में वो जाता नहीं है। नहीं। बहुत कम लोग जो ना उसमें जाते हैं। लेकिन आज के दौर में भी मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अब ये इस तरह का गया, क्या आज के दौर में भी वैसे गुरु हैं? हाँ, क्यों नहीं है, प्यास होनी चाहिए। ये कुछ मामला ऐसा है, जैसे सूफियों में कुछ ओशो ने बयान किया है कि अरब में कहावत है कि जब डिसाइपल इज रेडी, गुरु अपीयर। जब शागिर्द तैयार हो जाता है तो किसी न किसी, ये कुछ एक सूरत में, हाँ, किसी न किसी सूरत में। अब उसको नहीं आप कह सकते कि उसी शक्ल में आए, जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो इस शक्ल में आए, नहीं, वो शर्त नहीं है। आपकी जो कैपेसिटी है उसी शक्ल में आपको उससे मिलाता है। तो ये कुछ नेचुरल है ऐसा। जैसे आप 5 साल के होते हैं तो आपको सेक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, आप 12-13 के होने लगे आप, तो ऐसा है कि मैच्योरिटी है। तो ये जिस्मानी मैच्योरिटी नहीं है, फिजिकल मैच्योरिटी नहीं है, कुछ अंदर की मैच्योरिटी है कि जब बीवी भी मिल गई, दौलत भी मिल गई, घर भी मिल गया, पैसा मिल गया, अब क्या कमी है? तो कोई ना कोई कमी लगती है इंसान को हमेशा। आप भले महाराजा हो, महारानी हो, या बड़े से बड़े अदाकार हो, या अरबपति करोड़पति हो, तो भी अंदर आप जब अपने अकेले बैठे हो तो लगता है यार कुछ कमी है, कुछ बेचैनी है, और क्या पाना, जो भी पाना था वो सब मिल गया मुझे। सही। 4-4 गाड़ियां हैं, 2-2 फैक्ट्रियां हैं, ये वो आपने वो नहीं देखा ना मन चले का सौदा? मन चले रिश्वा के। ओहो, उससे बेहतर तो मैंने जिंदगी में कोई फिल्म देखी ही नहीं। मतलब बेचैनी है एक अंदर, वो तलाश करता है, तो वो फिर जो तलाश करता है उसको मिल जाता है। जिन खोजा तीन पाई है, एक ओशो की किताब है, जिसने खोजा उसको मिला। तो शुरू में तो खोजना पड़ता है, फिर बाद में खोजने वाला भी खोता है। तो एक ओशो की किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, मैं मरना सिखाता हूँ, बड़ी पुरानी, उस दिनों की 68-69 की है। ठीक। तो इसमें क्या है कि आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी को आप समझते हैं, वो फेक पर्सनैलिटी है, उसको आप समझने लगते हैं तो धीरे धीरे उसके इतने सीरियस नहीं होते उस मामले में। आपको किसी ने गाली दे दी तो पहले तो गुस्सा आ जाता था बचपन में, तो क्या किया, ओ फलाने लड़के ने मुझे दे दिया, अरे तेरी। अब जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो लोग तो यार उसने गाली दी है, उसको कुछ गलत फहमी होगी मेरे बारे में, सो आई डोंट केयर अबाउट इट। पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। हाँ, आप समझ जाते हैं कि उसकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, या उसने कुछ गलत समझ सोच लिया होगा, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ वजह होगी उसे गाली देने की, हो सकती है, तो आप उसको सीरियस नहीं लेते। कोई आपकी तारीफ भी कर देता है तो सोचते हैं हो सकता है मेरी कुछ 2-4 बातें इसने सुन ली है और मेरी तारीफ कर दी है, लेकिन अपनी इसने वो बात नहीं सुनी है, अभी मैं सुनाऊंगा तो शायद ये मेरा दुश्मन बन जाएगा। तो ओशो ने ऐसी चाल बहुत चली है। पहले लोगों को बुलाया, और जब फिर उनको लगा कि अब ये मेरे हुक्म में आ गए हैं, तो फिर को ऐसी बात कहनी शुरू की, तो भाग उठ के भागे, और हमने तो सोचा नहीं था। He was so nice, वो तो बड़ी तारीफ कर रहा था हमारे मजहब की, हमारे उसकी हमारी किताबों की, लेकिन now he's criticizing, he's going against, he's crazy। यही उन्होंने किया है, जिनकी फेवर में वो बोले हैं, जब लोग इकट्ठे हो गए, उनको समझ में आने लगी बात,
तब उन्होंने देखा कि अभी इनको कचरे को जो इंटेलेक्चुअल थे इनको भगाओ, ये भीड़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो दो चार ही बंदे चाहिए हाँ, जो मुझे समझते हैं, जो मुझे रिसीव समझते करें। हो। तो इसलिए उन्होंने फिर वो भाग गए छोड़ के। चलो यही है कि अभी आप भी जो है ना अपने गुरु ओशो जी की याद में जो इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है या क्या हो रहा है, या उनके बर्थडे के ऊपर कोई चीज कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे कि नहीं? ये बड़ा अजीब सा है कि मुझे खुद ताज्जुब होता है, ये आश्चर्य होता है कि ये तुक्का कहाँ से लग गया। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि जबलपुर में और कोई कॉन्फ्रेंस होगी और मुझे भी बुलाया जाएगा। मैं तो अपने फेसबुक पे दोस्तों से, देखा जाता है फेसबुक की मेहरबानी है। ये भी है जरा। क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को, जो लोग मुझे बुला रहे हैं, उनसे मैं कभी मिला नहीं, न कभी बात हुई, ना हम पता है कि कौन है। उन्होंने फेसबुक पे देखा होगा अपनी कुछ शायरी और अपनी जो कुछ लिखता रहता है ना ओशो के बारे में, तो उसमें से किसी ने उनको बताया होगा कि फलाना फलाना है तो उसको बुला लिया जाए। तो उन्होंने मुझे इस पे मैसेज दिया कि वी लाइक टू इनवाइट यू। तो मैंने भी सोचा चलो ओशो की बात है तो जरूर जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो चीज ऐसी है कि मैं अगर सुबह से शाम तक ओशो की बात करूं तो कभी थकूंगा नहीं। सही। हालांकि जो मैं सुन चुका हूँ, जो मैं समझ चुका हूँ, वो भी आ जाए बीच में, नहीं तो मैं फिर अपनी बात करने लगता हूँ। ओशो भी मेरे लिए अभी बोलूँ ना बहाना है। ठीक। पहले तो वहां से यात्रा शुरू हुई, लेकिन फिर मैं अपनी बात करने लगता हूँ, क्योंकि ओशो ने कहा कि यू डोंट हैव टू फॉलो मी। आप आंखें बंद करके अंधभक्त मत बन जाना और मेरे पीछे, यू आर नॉट माई फॉलोअर। और मुझे और दूसरे जैसे और भी है तुम्हारे ना पुराने, जैसे कृष्ण है, बुद्ध हैं, वो फलाने हैं, कबीर हैं, उनके, सो यू आर नॉट फॉलोअर। और ऐसी गलती मत करना, नहीं तो फॉलोअर तो अंधा होता है। तो मैं यहाँ कोई मजहब या धर्म तैयार करने नहीं आया हूँ। एंड डोंट लाइक टू वर्शिप में, मेरी पूजा मत करना, मेरे लिए मंदिर मत बना देना, आई डोंट वांट टू बी इंक्लूडेड बाय दोज पीपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम you have not understood, and that's why you have created around them so much big organization. So I don't belong to anybody. तो उन्होंने कहा मेरी बात को समझना और फिर आपको अपना रास्ता मिल जाए तो उस पर जाना, और ये अकेले का रास्ता है। हाँ, वहाँ बिल्कुल अकेले ही जा सकता है आदमी, वहाँ कोई आपके साथ नहीं जाने वाला, मैं भी नहीं। तो अगर मैं भी रास्ते में आ जाऊं तो वो कभी कभी उन्होंने बुद्ध के दो लफ्ज दोहराए हैं कि बुद्ध के वक्त भी ऐसा हुआ था कि बुद्ध ने किसी अपने शागिर्द से कहा था कि इन सर्च ऑफ द ट्रूथ, इफ आई कम ऑन द वे, इफ यू मीट मी ऑन द वे, किल मी इमीडिएटली। मुझे भी हटा देना। बड़ी बात है। क्योंकि पहले किसी और से बंधे थे, पहले आप हिंदू थे, पहले आप जीसस ईसाई थे तो जीसस को फॉलो करते थे, या किसी सूफी को फॉलो करते थे, या गुरु नानक देव को फॉलो करते थे। अब ओशो आ गए तो आपने उनको छोड़ के इनको पकड़ लिया। एक और फर्क कुछ ही ना रहा। हाँ, आपने पकड़ छोड़नी नहीं है जी। सही, पकड़ नहीं छोड़ी। ठीक है। तो किसको पकड़ते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? आप जमीन वाले को पकड़ते हैं या वो साथ आसमान पे बैठा है कोई, उसको पकड़ते हैं जिसको आप जानते नहीं। एक नूर कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है ना, जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कुछ अता पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म किया है पता ही नहीं। वो बड़ा गजब का शायर था जी। वो शायरी की बहुत। तो वक्त का भी ख्याल रखना, नहीं तो लोग बोर ना होने लगे। आज वैसे थोड़ी सी ज्यादा करूंगा क्योंकि आप भी जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आप 3 महीने के बाद आप लौटेंगे। हाँ, थोड़ा सा जो ना हम लोग लंबी वीडियो थोड़ी सी बनाना चाह रहा हूँ, और आपसे एक और सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप ओशो से पहली दफा कब मिले? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे क्योंकि मेरी सारी किताबें हिंदी में हैं तो आपको पता नहीं चला कि मैंने ये सब बातें लिख चुका हूँ। मैं अब ये कहता हूँ ना, रिकॉर्ड भी करा दें, कह भी दें वो बातें। तो ऐसा हुआ कि जिंदगी का सफर ओशो के साथ अचानक से, मैंने कभी सोचा नहीं था, शुरू हुआ। मैं तो बॉलीवुड के चक्कर में था। अच्छा। हाँ, बचपन से शायरी का, मेरे ख्याल है दूसरी तीसरी जमात से मुझे शायरी का शौक हो गया। फिर फिल्मी गाने सुने तो वो शौक रहा, तो फिर वो शौक के चलते फिर मुझे लगा कि जब फिल्में देखना शुरू किया तो मुझे लगता था ऐसी एक्टिंग तो मैं भी कर सकता हूँ। भाई है, उस जमाने में यही हमारा था। तो जैसे तैसे फिल्मों से मुतासिर हुआ, तो फिर घर में लगा के शहर में जो काम, जिस घर में मैं रहा, वहां लगता था ये जगह मेरी नहीं है, और ना ही ये फैमिली मेरी है। अच्छा। न ये सब आसपास, ये मेरा माहौल नहीं है।
क्योंकि मुझे कुछ और चाहिए। आप उस माहौल में अपने हाँ, आप को बहुत एक तंग अजनबी फील करते अजनबी हैं, से वो कोई कम्युनिकेशन फिजा नहीं। आपके लिए जो ना बहुत तंग थी। हाँ, सिवाय माँ के हम्म, सब लोग, मुझे लगता था मैं कहाँ आ गया यहाँ। ना तो फादर से कोई कम्युनिकेशन, वो दूसरे मिजाज के थे। जी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैंने हिम्मत करी और बम्बई भाग के आ गया। अच्छा। हाँ, और वो आया था मैं कुछ लिखने के लिए, गाने लिखने, तो कुछ मैंने इकट्ठे भी किए थे, कुछ लिखा अपने उस जमाने के 16 साल की उम्र में, क्या 15 साल की उम्र में क्या लिखता है आदमी। तो मैंने सोचा नहीं, किसी को जाके दिखाऊंगा। मैं अपनी स्टोरी भी लिखता था, मैं कुछ छोटी कहानियां मैंने लिख दी थी। हाँ, वो दिमाग में बहुत कुछ था, सब कुछ लिखा। तो मैंने किसी से मिलके बात करूंगा और अपने गाने वगैरह लिखने का या एक्टिंग करने का मौका मिल जाएगा। तो मैं भटकता था मुंबई में इधर उधर, और जब भी नए कपड़े पहन बनवाता था ना, तो सबसे पहले बना के मैं स्टूडियो के चक्कर लगाता था। अच्छा। फिर माला स्टूडियो में जाता था, ज्योति स्टूडियो में जाता था, और कभी कोई, जैसे मैं मिला हूँ संगीत से, वो अपने मौसीकार जो है ना, संगीतकार जय किशन, हाँ। बड़ी मुश्किल से उनके बारे में पता चला कि फलाने जगह पे कहाँ आते हैं वो। तो हफ्ते भर तक उस फुटपाथ पे मैं उस रेस्टोरेंट के बाहर चक्कर लगाता रहा। एक दिन वो दिख गए तो दौड़ के पहुंचा, तो एकदम मौका ही नहीं मिला। वो कार से उतरे और सीधे गेलार्ड होटल रेस्टोरेंट है, लग्जूरियस, बहुत महंगी, वही आला लोगों के लिए, पैसे वालों के लिए। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि उस रेस्टोरेंट में मैं चला जाऊं जो एयर कंडीशन है और बड़ी महंगी, शायद उस जमाने में 20 रुपए की तो चाय मिलती होगी वहाँ, और बाहर तो मिलती है 8 आने की, 1 रुपए की, तो वहाँ मिलती है 20 रुपए की। तो मैं होटल में तो नहीं गया, घुस गए, तो मैं बाहर खड़ा रहा कि कभी आएंगे, बाहर निकलेंगे। 2 घंटे बाद वो बाहर आए। अच्छा। तो शायद किसी शायर वगैरह से होगी, वो 2-4 लोग बैठे होंगे, और आगे सीधे कार में जाने लगे। तो मैं दौड़ के उनके कार के पास पहुंचा, मैंने कहा नमस्ते नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। मैं बोला कि मुझे भी गाने लिखने का शौक है। अरे बेटे, अभी पढ़ाई करो, ये तो पढ़ने की उम्र है। तो जो मैंने रोल करके हाथ में कागज रखे थे वो भी उन्होंने देखे नहीं। उन्होंने बोला बेटा अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ने की उम्र है। मैं अभी, तो इसी तरह लोगों ने मुझे काफी सलाह दी। तो और रोटी रोजी के लिए ये था कि हालत बड़ी खस्ता थी। नौकरी में करना नहीं चाहता था कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो फिर स्टूडियो में कब जाऊंगा, क्योंकि भाई दिन भर तो नौकरी में। आपका ख्वाब वो था हाँ, के लिए आप, तो मैंने सोचा घर छोड़ के। हाँ, तो मैं सोचा कि नौकरी तो मैं नहीं करूंगा, और मेरी शख्सियत में नौकरी करने का है ही नहीं कभी इरादा। मतलब ऐसा काम हो जिसमें आजादी हो कि भाई कहीं शूटिंग हो रही है तो आप चले गए। हाँ। तो शूटिंग कहाँ होने वाली है, तो उसको देखने के लिए अखबार खरीदो। वहाँ 2 अखबार आते थे, एक तो स्क्रीन आता था उस जमाने में, 4 आने का आता था वो। अच्छा। हाँ, अंग्रेजी का। अच्छा। थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी, पढ़ लेते थे कि शूटिंग कहाँ हो रही, कौन एक्टर आ रहे हैं कहाँ। और एक आता था रस नटराज, वो हिंदी का, उसमें सबकी फिल्में और आने वाली बनने वाली फिल्मों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, हाँ, शूटिंग की भी, और कौन बना रहा है और कौन गाने लिख रहा है। तो वो मेरी दुनिया थी। हर फ्राइडे को स्क्रीन लेता था, और वो लेता था रस नटराज, दोनों को मैं आगे से लेके पीछे तक पढ़ लेता था। वो कुछ लिख लेता कागज पे। तो एक बार मुझे किशोर साहू का, जो फिल्म डायरेक्टर रहे हैं और एक्टर भी रहे हैं, जिन्होंने गाइड में विलन का काम नहीं किया है, वो उन्होंने पूनम की रात फिल्म बनाई, हरे कांच की चूड़ियां बनाई, और उसके पहले भी 2-4 फिल्में शायद बनाई होंगी। तो वो एक जगह से मुझे उनका नंबर मिल गया, फोन नंबर। तो मैंने बोला यार ये डायरेक्टर है, इनसे बात करनी चाहिए। तो बड़ी हिम्मत से मैंने वो 8 आने, कितने 10 पैसे डालते थे उस जमाने में, 10 पैसे फोन में डालते थे ना। तो पहले अच्छी चिल्लर लेके गया मैं, तो मैंने 20 पैसे डाले, शायद 20 थे उस जमाने में, या 30 पैसे थे। तो डाल के उनका नंबर, तो घंटी बजी, उन्होंने बोला मेरा जी किशोर साहू साहब से बात करना है। तो उन्होंने अंग्रेजी में बोला स्पीकिंग। तो बोला किशोर साहू साहब, मैंने कहानियां लिखी हैं 2-3 फिल्म के लिए। नहीं, हमें तो कोई जरूरत नहीं, अभी हम कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। तो मैं बोला आप देख तो लेते हैं। बोला नहीं बेटे, वो अवश्य पहुंच, उन्होंने बेटा कहा बच्चा है। बोला नहीं अभी कोई फिल्म नहीं बना रहा हूं मैं, और अभी तो तुम कोई किताब निकालो अपनी, छपने के लिए दो कहीं अपनी कहानी। ऐसा उन्होंने करके फोन रख दिया। तो मैं बोला यार ये तो कुछ बात नहीं बनी। तो इस तरह जिसका भी, मुझे राज कपूर को मैंने चिट्ठियां लिखी। अच्छा, कोई जवाब आया? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने क्या किया, जब 2-3 चिट्ठियों में जवाब नहीं आया, तो फिर मैंने वो लिखा, रजिस्टर्ड लेटर भेजा। अच्छा। हाँ, तो बिना खोले ही वो लेटर वैसा का वैसे ही। अच्छा, वैसे ही आके मैं समझा भाई रजिस्टर्ड लेटर है तो साइन करेगा, पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन वो जैसा रजिस्टर्ड लेटर वैसा का वैसे वापस आया। अच्छा।
तो मैं बोला यार वो राज कपूर स्टूडियो में गया मैं, आर के स्टूडियो में चेंबूर में, स्टेशन से बड़ी दूर बस पकड़ के चल के, तो मुझे अंदर ही जाने नहीं दिया। बोले कहाँ जाना है, मतलब की शूटिंग देखनी नहीं, अभी कोई शूटिंग नहीं है बाहर। तो ऐसे तो कई स्टूडियो में जाने का मौका मिल जाता था मुझे। तो एक बार मैं एक टैक्सी पकड़ ली, मैं बोला यार ऐसे तो बाहर से भगा देते हैं लोग। तो टैक्सी में बैठा वो फिल्मालय स्टूडियो में जाने के लिए। अच्छा। तो टैक्सी में, तो टैक्सी बिल्कुल अंदर, उसने सलाम किया, जो बाहर चौकीदार खड़ा होता है ना, उसने तो जाने दिया कि भाई कोई अच्छे कपड़े पहन के पीछे बैठा है, टैक्सी में आया। तो दिन भर चक्कर घूमता रहा इधर उधर, मतलब कहीं मौका नहीं मिला बहुत से लोग। तो फिर उस वक्त मैंने सोचा कि यार पैसा कमाओ, खाओ, होटल का किराया दो, कमरे का किराया दो, ये कोई जिंदगी है? ना कोई चांस मिल रहा, 7 साल हो गए, अब तो मर जाओ तो अच्छा है। यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक तो कुछ नशा वगैरह भी करना, शाम को वो फिल्म देखना, या फिर समुद्र किनारे जाके बैठ जाना। तो ये रूटीन चलती थी, दिन भर कुछ पैसा कमाया, शाम को कुछ नशा वगैरह किया, और चौपाटी पे जाना या फिल्म देखना, और मन में होना कि बस इस साल तो विदा हो जाओ यार, बहुत हो गया, क्योंकि घर पे जाके क्या मुंह दिखाना है वापस। हाँ गए थे, लोग बोलेंगे बेवकूफ था, रोटी नहीं मिली तो आ गया वापस। तो ऐसा हालत था कि मैं सुसाइड ही सोच रहा था। अच्छा। हाँ, तो मेरा एक दोस्त भी था, वो भी ऐसे तंग आ गया था, लेकिन वो कुछ और दुनिया का था, वो नशा वगैरह करने का था उसका, और कुछ उसको उस शायरी वगैरह ये सब इसके साथ उनका ख्याल इस तरह। लेकिन नशे में हम दोनों मिलकर नशा करते थे। वो कभी कभी। तो इसलिए वो दोस्ती अच्छी थी, उसे घर आना जाना था मेरा। तो बोलता यार दोनों सुसाइड कर लेते एक साथ। अच्छा, ये प्रोग्राम बन गया। हाँ, उसने तो एक बार खा भी ली थी गोलियां। अच्छा। और वो बड़ी लंबी स्टोरी है। उसने एक बार गोलियां खा ली थी, मैं दरवाजा खटखटाया तो बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजा खोला, तो बोला, हाथ खोल के बताया कि मैंने इतनी सारी एनासिन की गोलियां खा ली। अरे बोला, तो एम्बुलेंस आई, बोला खैर वो छोड़। तो मैं उस चक्कर में था कि यार अब रहना नहीं है दुनिया में। ऐसे में एक बार मैं शाम को फुटपाथ से गुजर रहा था, शाम का वक्त था, और मैं सोचा था जाके नशा करूंगा। अच्छा। या फिर कोई फिल्म देखूंगा, खाना खा के फिर घर चला जाऊंगा। तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ है फुटपाथ में, वो क्रॉस मैदान था, मतलब फुटपाथ वो के पीछे बड़ा पार्क था, वो खुला मैदान जहाँ लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, वहाँ बड़ी भीड़ थी। वहीं जाके मैं कभी कभी बैठा करता था। वहाँ एक जीसस क्राइस्ट का क्रॉस भी था, कुछ मोमबत्तियां भी जलती रहती थी कोने में। एक कुत्ता भी था वहाँ। अच्छा। तो 1-2 बार कुत्ते को मैंने कुछ खाने को दे दिया था, तो जैसे मैं वहां जाता था कुत्ता भागा हुआ आ जाता था। हाँ, तो कुत्ते से दोस्ती हो गई थी मेरी। अच्छा। तो यार, तो उस दिन मैंने सोचा लो वहीं जाके बैठेंगे और वो सिगरेट बनाएंगे वहीं, वो फिर लगा के सुटा, और फिर जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, फिल्म चलने जाएंगे। तो इस इरादे से मैं उस तरफ गया। तो वहां तो हजारों लोग भीड़ भाड़ थी, शायद कोई आने वाला है क्या है। तो बोला यार तुम भीड़ भाड़ है, चलो चौपाटी चलते हैं या मरीन ड्राइव चलते हैं, तो मेट्रो सिनेमा के पास में क्रॉस मैदान में। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा कि वो भीड़ को चीरते हुए मेरी नजर स्टेज पे पहुंची। अच्छा। वो स्टेज पे ओशो यूं आए हाथ जोड़ते हुए, और वो व्हाइट उनका जो चदरिया थी, वो लुंगी पहनी हुई, और जो पर्सनैलिटी थी, इतने हजारों के सामने स्टेज पे उनका चेहरा चमकता हुआ। तो मैं ये तो कोई अजीब से ही दिख रहा है मुझे, फरिश्ता जैसा आदमी। तो मैं फुटपाथ पे रुक गया, और वो आके बैठे, और वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं टाइम के। 6:30 बजे शुरू लेक्चर करना है, तो बिल्कुल 6:30 बजे जैसे आके बैठे, और उन्होंने बोलना शुरू किया। मैं फुटपाथ पे खड़ा ऐसा हाथ बांध के सुनते रहे। बाकी फुल था वो, हजारों, मतलब 30-40 हजार लोग बैठे होंगे। अच्छा। हाँ, बी अवेयर ऑफ सोशलिज्म लेक्चर सीरीज का नाम था वो। क्या था? बी अवेयर ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद से सावधान। उस जमाने में बड़ी दौड़ चल रहा था कि लोग कम्युनिज्म आने वाला इंडिया में वगैरह वगैरह। ईयर कौन सा था, कोई याद है? वो 13 अप्रैल 1970। मुझे तारीख तो वो तो भूल ही नहीं सकता। वो तारीख तो ऐसी थी कि मरने जीने की तारीख थी मेरी। 13 अप्रैल 1970। अच्छा। हाँ, तो पहले तो मैं आंख बांध के खड़ा ही रहा, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया 5 मिनट 10 मिनट, तो मैं बोला ऐसी हिंदी तो मैंने कभी सुनी नहीं, और इतनी अच्छी बात, और क्या वो उनकी जो लयबद्धता है, हाँ मेलोडी है, जो बात करने का ढंग है। तो मैं बोला नहीं अब बैठ जाओ। आगे जाके सबसे पीछे मैं भी बैठ गया भीड़ में। वो पूरा लेक्चर सुना, तो मेरा तो समझ लो कि दिमाग ही काम नहीं करे, क्योंकि मैं भी कम्युनिस्ट था उन दिनों।
1 साल से 1.5 साल से मैं भी कम्युनिस्ट बन गया। सर हवा जो इस तरह की हाँ, चल रही थी, बंदा वो मैं सुनता सब था, जगह जो- पहले तो बहुत मजारों पे मंदिर में तो सब जगह जाया करता था, मैं सभी जगह जाया करता था, ठीक सभी को है। मस्का लगाता था, मतलब वो भीख मांगना सर या ये चीजें मेरी चलती मेरी थी। ख्वाहिश पूरी हो किसी जाए जगह- तो मैं किसी ये जगह कर से भी हाँ, हो जाए। तो अच्छा। इसलिए मैं बहुत सारी दरगाहों पे, मजारों पे, मंदिरों में जहाँ भी लोग जाते थे सबके पास जाता था। हाँ। और जब कम्युनिस्ट हो गया तो सब छोड़ दिया। छूट गया था। तो अच्छा। अब नशे के सिवाय और कुछ था नहीं, नशा करो, फिल्म देखो, गाने गाओ।